हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम सेक्शन ए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। आज का जो हमारा मॉडल पेपर है, ये हमारा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित रहेगा। इसके अंदर हमने 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर्स के भी ऐड किए हैं, और जितने भी आपको सेक्शन दिखाई दे रहे हैं चारों, सभी के अंदर 1 से 2 या फिर 3 से 4 प्रश्न अच्छे लेवल के भी ऐड किए हैं। तो आज आपको टेस्ट लगाने में भी आनंद आएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, कल की क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर अगर आप सभी ने ऑप्शन डी आंसर दिया था कल, राजस्थान, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या पूरे 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 38 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। पहला प्रश्न आपके सामने सेक्शन ए सामान्य ज्ञान से, आंसर दीजिए। पहला प्रश्न है कि जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? आज किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, प्रश्न और डायरेक्ट हम आंसर की तरफ चलेंगे। इसीलिए आपको आंसर के लिए समय नहीं दिया जाएगा। अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को ज़रूर रोकिएगा। मैथ्स और रीजनिंग भी आपकी अच्छे लेवल की ऐड की है, टेस्ट लगाइएगा। तो आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उधम सिंह, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। माइकल ओ डायर को उधम सिंह के द्वारा गोली मारी गई थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, लियोनेस मेसी का संबंध किस खेल से है? लियोनेस मेसी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो यहां पे अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है फुटबॉल, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि ये कहां से हैं, किस टीम के लिए खेलते हैं? तो आपको अर्जेंटीना ध्यान रखना है, इनका संबंध अर्जेंटीना से है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन मराठा समाचार पत्र केसरी के संपादक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ मराठा न्यूज़पेपर केसरी? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन कम से कम 50 प्लस बार हम अपनी क्लास में कर चुके हैं, कम से कम 50 प्लस। अगर इसके बाद भी किसी पुराने स्टूडेंट का गलत होता है तो भाई अपनी तैयारी पे फोकस करें, अपना फोकस मजबूत करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सामने, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? आसान प्रश्न है, भारत में प्रथम स्टैटिक जीके वाले टॉपिक से प्रश्न है ये। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। आंसर साथ साथ मैच करिए और मेरे से पहले ही आंसर देने का प्रयास करिए। 6 नंबर क्वेश्चन देख लो, आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए आंसर दीजिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन सी को आंसर देना है आपने, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? दुधवा सभी को पता है यूपी उत्तर प्रदेश में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर से, और देखिएगा आप लोग हर सेशन में बोलते हो, हर वीडियो में बोलते हो जब भी मैं मॉडल पेपर करवाता हूं कि करंट अफेयर आपने ऐड नहीं किया। तो ध्यान से सुनिए, मुश्किल से आपके पास एग्जाम में 2 से 3
या हद से हद मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के बनते हैं, और वो भी कभी कभी पूछता है और कभी कभी किसी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछता है। इसीलिए हम करंट अफेयर कम डिस्कस करते हैं, परंतु हम एक दो क्वेश्चन का भी चांस नहीं लेंगे। क्या पता आपके पास एग्जाम में एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछ भी ले, तो क्वेश्चन भी वही ऐड करूंगा जो कि आपके आर्मी वाले एग्जाम में ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन आपका सुपर इंपॉर्टेंट है। किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है हरनाथ संधू ने। आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि जो मिस यूनिवर्स है ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है। तो ये प्रतियोगिता जो है यह इजराइल में हुई है, इजराइल के एलात शहर में। क्लियर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है अब तक की। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो जी सामने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द विच फील्ड? हाँ जी, ऑप्शन बी आंसर क्लिक करो। ऑप्शन बी जो दे रहे हैं उनका राइट है। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है लेटेस्ट पैटर्न में। यहां पे मैंने बस क्या किया है, स्टेटमेंट चेंज की है, रकम चेंज की है। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, म्यांमार जो है ये सार्क का मेंबर नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसे साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये सभी प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और ये तो मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है आर्मी का, भारत में कौन क्या है। ये मंत्रिमंडल वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? चलो जी आंसर दे दो इसका। वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान। सभी ने, मैं उम्मीद करूंगा, ऑप्शन डी को आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे दो इसी बात पे। महलों का शहर किसका भौगोलिक उपनाम है? द सिटी ऑफ प्लेसेस इज द जियोग्राफिकल नेम ऑफ। आंसर कर दो जल्दी से। महलों का शहर कोलकाता का भौगोलिक उपनाम है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सामने स्क्रीन पर है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले, सभी को पता है 1600 ईस्वी में हुई है, ये तो कंफर्म है ना। अब देखिए इसके 13 साल बाद 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। ऑप्शन डी विल बी परफेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? आप सभी को पता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है। ये प्रश्न है कहाँ हुई थी। क्वेश्चन आपके पास इतने ज़्यादा नहीं हैं, बस इन्हीं क्वेश्चंस को वो घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के पूछता है और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर फंस जाते हैं अगर आपने किसी प्रश्न का डीपली अध्ययन नहीं किया है तो। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, हर बार पूछता है। कहाँ हुई है तो आपको ध्यान रखना है, ढाका बांग्लादेश में। ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन ए का लास्ट, कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? अब सभी के पास मोबाइल फोन है, सभी मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं 99% स्टूडेंट।
तो ये तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, टेराबाइट इनमें से सबसे बड़ी इकाई है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट करते हैं। सेक्शन बी आपके सामने है, सामान्य विज्ञान 16 से 30, पूरे 15 प्रश्न। सभी को पता है ना स्कोर कैसे कमेंट करना है सेशन कंप्लीट होने के बाद। सेक्शन वाइज सेक्शन ए में कितने हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी लगा लेना। चलिए इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दो। कैडमियम धातु के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। हाँ जी, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ कैडमियम मेटल। ऑप्शन बी विल बी परफेक्ट आंसर, इटाई इटाई रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूखी बर्फ किसका रूप है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। क्वेश्चन तो ये कम से कम आपके लास्ट के 10 साल की बात करूं तो कम से कम ये क्वेश्चन 100+ टाइम रिपीटेड है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन नेल्स। तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कैरोटीन नामक प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स यानी कि चेचक, चेचक होता है वायरस के द्वारा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 है, लीजिए आंसर करिएगा। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन इज कॉल्ड। तो बोलते हैं टेंडन, जिसे हिंदी में बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में कैंड्रा। ऑप्शन अगर सी को आंसर दे रहे हो बिल्कुल करेक्ट दे रहे हो, और मैं उम्मीद करूंगा टेस्ट आपको पसंद भी आ रहा होगा। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे चैनल को शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, टीबिया किसका भाग है। तो टीबिया पैर में पाई जाने वाली एक हड्डी है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लो, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विच विटामिन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन ए। ई को मत कर देना, क्वेश्चन लैंग्वेज समझ लो ध्यान से क्या पूछ रहा है, ठीक है। विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर है, हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लो, सामने स्क्रीन पर है, अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड मोस्ट अबंडेंटली इन ग्रेप्स। साथ में क्या कर लो, अंगूर के साथ इमली भी ऐड कर लो। अब मैं बोलूंगा अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो आपको आंसर करना है जी, टार्ट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी होता है। क्लियर हो गया। 25 नंबर देख लो, क्वेश्चन आपके सामने है, सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है। अब आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, तो देखिए वैसे तो 2.4 से 2.6 के बीच में होता है ना। ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा देखने को मिलेगा। हमसे लगभग पूछा है तो इस चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी को आंसर देना है 3। 26 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। अब ये तो क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। क्या मिलाते हैं, तो सल्फर मिलाते हैं जी, ऑप्शन ए। 27 नंबर देख लो क्वेश्चन, पीएच स्केल का परिसर होता है
व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल, कि जो आपका पीएच पैमाना होता है उसकी रेंज क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक की वैल्यू को वो मेजर कर सकता है। तो वो कर सकता है 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू को। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम। देखिए बोलते हैं CaO, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। देखिए सभी सी को आंसर दे रहे हैं ना। 29 नंबर है आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साइंस के चैप्टर का, साइंस का जो पार्ट है उसका। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। विच मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। तो किस कुंडली का प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है, अभी तक हमारी 2 ई बुक अवेलेबल हैं। एक हमारी 2800 प्लस प्रश्न वाली है जीके जीएस की सब्जेक्ट वाइज, एक हमारी मॉडल पेपर वाली ई बुक है। आपके सामने सारी डिटेल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आपको प्राइस भी दिखाई दे रहा है, कौन सी बुक कितने रुपीज़ में आपको मिलेगी। अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो आपको दिए गए नंबर पे फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे से पेमेंट करना है और इसका व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको हमारी ई बुक 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, इसका आंसर दे दो जी, सुपर इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट बराबर होता है, आंसर दीजिए। 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन आपको बी आंसर करना है। क्या आंसर करना है, बी आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी दोनों कंप्लीट है। सेक्शन सी आपका गणित है। और देखिए पहले ही बोल रहा हूँ टेस्ट कंप्लीट लगा लेना, ठीक है। ये आधा अधूरा टेस्ट लगा के चले जाते हो तो मूड मत खराब करना, टेस्ट कंप्लीट लगाना है। बहुत मेहनत करके आपके लिए टेस्ट बनता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, आंसर दीजिएगा जल्दी से, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष कार्य में शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलिए आंसर करिए। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क कितना है। वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो देखिए 10 पुरुष क्या है, आपकी एफिशिएंसी हो गई, टाइम है आपका 18 दिन। तो टोटल आपका वर्क कितना है, 180 यूनिट। इतना क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर कि 6 दिन बाद 5 पुरुष और आते हैं, यानी कि 6 दिन तक तो इन्हीं 10 पुरुष ने काम किया होगा। तो 10 पुरुष 6 दिन में कितना काम करेंगे, 60 यूनिट काम कर लेंगे। अब 180 यूनिट आपका टोटल वर्क है, जिसमें से 60 यूनिट वर्क हो गया। कितना यूनिट काम बचा है, अब 120 यूनिट आपका काम बच गया है। अब इधर देखो ध्यान से कि 5 पुरुष और कार्य में शामिल हो गए 6 दिन बाद। 120 यूनिट आपका काम बचा है टोटल। पहले 10 पुरुष थे, 5 पुरुष और शामिल हो गए, टोटल कितने पुरुष हो गए, 15 पुरुष हो गए। तो कितने दिन में काम को कर देंगे, 15 सत्ते 105, 15 अठे 120, 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर। अब इसका आंसर कर दो जल्दी से। 11, 12, 24, 8 का एलसीएम क्या होगा। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे कि इतना लंबा सोल्व करना पड़ेगा, बट अगर मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता दूं तो कैसा रहेगा। देखिए ये आपको दिख रहा है सम संख्याएं हैं, ये अकेली विषम संख्या है। मैं क्या करता हूं, पहले इन सम संख्याओं का एलसीएम निकाल लेता हूं। तो यहां पर मेरे को दिखाई दे रहा है 24 एक कॉमन नंबर है। अगर मैं 24 एलसीएम रखता हूं तो 24 12 के पहाड़े पर भी आता है, 24 पर भी आता है, 8 पर भी आता है।
यानी कि इन तीन संख्याओं का एलसीएम तो हो गया 24। अब एक संख्या बची है 11। इसका मतलब आपको 11 और 24 का एलसीएम लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने एलसीएम और एचसीएफ वाले टॉपिक में रूल पढ़ा है कि अगर एक संख्या इवन है, एक संख्या ऑड है, इनका एलसीएम निकालना हो तो दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। 24 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर यह आपका कितना बनेगा? 264 बनेगा। 264 आपका एलसीएम होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूं कितना है? 100 है। कुछ भी मानिएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 100 माना है जस्ट बिकॉज आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब देखिए, इसको 150% के लाभ पर बेचा गया। 100 का 150% कितना होता है? 150 होगा। और 150% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा? तो वो बेचेगा इसको 250 रुपए की। तभी तो 150% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ गए? अब इनका रेशो ही आपको निकालना है। 0 से 0 कैंसल, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, 2:5 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सामने। इसका आंसर करिए कि एक मोबाइल फोन के मूल्य पर पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात करें। दो तरीके से कर सकते हो। सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। या फिर और आसान बना लो इसको। मैंने माना कि पहले जो मोबाइल फ़ोन है उसका मूल्य था 100 रुपये, 20% की कमी हुई है तो कितना हो गया होगा? 80 रुपये हो गया होगा। फिर 10% की वृद्धि हुई है इस 80 पर। 80 का 10% निकाल लोगे, 8 होता है। 8 और जोड़ दो तो कितना हो गया? अब 88 रुपीज़ हो गया। पहले मूल्य था 100 रुपये, अब मूल्य हुआ है 88 रुपये। दिखाई दे रहा है 12% की कमी हो रही है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। 12% का परिवर्तन आया है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको देखो सामने। ये तो आसान प्रश्न है, इसको कर लेना, इसको गलत मत करना। कि किसी त्रिभुज के दो कोण 75 डिग्री और 50 डिग्री हैं, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा? अब त्रिभुज है, फॉर्मूला आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों के योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, राइट। एक कोण मान लीजिए आपका 75 दे रखा है। 75 नहीं है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है भाई, इसको 70 कर लो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 70 कर लो, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ही बनाया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। 70 करिए इसको, अब आंसर आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एक भुजा आपकी 70 है, एक भुजा आपकी कितनी है जी? एक कोण आपका 50 है, भुजा नहीं है कोण है। तो यहाँ पे टोटल हो रहा है 120 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री क्या होगा? तीसरा कोण हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने बी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आपका 2 सेकंड। कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, राइट। अब देखिए 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 35 बनेगा। गुणा कितना करना है? 30 करना है। 35 दूनी 70, 70 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? 2100 बनेगा।
है ना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है, 2100 वर्ग मीटर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर, लीजिए इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए संख्या ये 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि यदि कोई संख्या है, इसका टोटल, इसका संख्याओं का योग अगर 9 से भाग हो रहा है तो वो पूरी संख्या आपकी 9 से भाग हो जाएगी। अब यहां पर देख लो, 2 3 4 6 x 4 5 ये संख्या है। मैं क्या करता हूं, अलग अलग इसका 9 बना लेता हूं। देखिए 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए, तो ये पूरा 9 से भाग हो गया, हट गया। 6 और 3 क्या हो गए, 9 हो गए, तो ये दोनों संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। इनका टोटल करेंगे। अब देखिए 4 और 2 कितने होते हैं, 6, और यहाँ पे कितना बचा आपका x। अब यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखे हैं कि ये पूरा टोटल 9 से भाग हो जाए। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 6 और 3 9, 9 से भाग हो जाएगा पूरा पूरा। तो x का मान कितना आया है, 3 आया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। नहीं तो आप सीधा डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लो जी। हाँ जी, √36 और √64 का HCF निकाल दो। √36 की वैल्यू 6 होती है, √64 की वैल्यू 8 होगी। इनका HCF निकाल लो, 2 ही आंसर आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी, अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए ये मैं क्या करता हूं, ये आ से लिख देता हूं आलोक, और ये ए से मैं अनिल को प्रदर्शित करता हूं। इनकी वर्तमान आयु का रेशो है 3:4, परंतु बोला है 20 वर्ष बाद आलोक की आयु है 62 वर्ष। 20 वर्ष बाद कितनी है जी, 62 वर्ष है। और रेशो हमको दे रखा है प्रेजेंट एज का, वर्तमान आयु का। तो अगर इस 62 को मैं प्रेजेंट में लेकर आऊं तो प्रेजेंट में आलोक की आयु कितनी होती, तो प्रेजेंट में आलोक की आयु जो है ये हो जाती 42 वर्ष। समझ गए। अब देखिए आयु है 42 वर्ष प्रेजेंट में, और प्रेजेंट का रेशो कितना है, 3 है, यानी कि 3 रेशो की वैल्यू कितनी है, 42 है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 चौके 12, एक रेशो की वैल्यू 14 है। अनिल की वर्तमान आयु भी बतानी है। अनिल की आयु कितनी है वर्तमान, 4 रेशो में है। अगर एक रेशो की वैल्यू 14 है तो 4 रेशो की वैल्यू 14 गुणा 4 करो, 14 चौके 56। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है जी। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, रेशो 6:8 है, तो इसको मैं कर देता हूं, एक को 6x, एक को मैं कर देता हूं 8x। इनका गुणनफल कितना है जी, 768 है, तो इसको भी गुणा कर दो फिर, ठीक है। तो यहां बन गया 8 6 48 x स्क्वेयर बराबर 768। अब आगे कैंसिल कर दो, 12 से करता हूं, देखो 12 चौके 48, फिर करता हूं 12 छिके 72 और 12 चौक 48, फिर 4 से करूंगा, यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, ध्यान रखिएगा। 4 से करूंगा कितना आएगा, 16 चौके 64। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। छोटी संख्या क्या है भाई, छोटी रेशो क्या है, आपको 6 दे रखी है। एक्स की वैल्यू 4 है, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, छोटी संख्या कितनी है, 24 है जी। पता लग गया, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं हम अपनी, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो, हम इसको हिंदी में सोल्व करते हैं। थोड़ी सी गति बढ़ाते हैं अपनी प्रश्नों को सोल्व करने की।
कि यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 रुपये प्राप्त होता है, तो सूची मूल्य पर 20% छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 10% की छूट देने के बाद 36 रुपये प्राप्त हो रहा है, यानी कि 90% की वैल्यू कितनी है? 36 है। अब ये मत बोलना कि 90% कहाँ से आया, क्योंकि अगर हम छूट देने के बाद कोई वैल्यू प्राप्त होती है तो लॉस क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, यानी कि 10% निकालने के बाद 100 में से 36 प्राप्त हो रहा है। 90% की वैल्यू 36 है। 20% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 20% को हम क्या लिखेंगे? 80% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 100 था। 20% निकालने के बाद कितना मूल्य होगा? तो 100 में से आपको 20% निकाल देना है, ऑलरेडी 80 हो गया। विक्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ पे मैंने x लिख लिया। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आपके सामने होगा 80 गुणा 36, नीचे आपका 90 आ गया, गुणा x आ गया। 0 से 0 कैंसल, 9 चौके 36, 8 चौके 32, x की वैल्यू 32 रुपीज। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे फटाफट से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आपके सामने स्क्रीन पर बोर्ड मास से जल्दी से आंसर चाहिए भाई। देखिए बोर्ड मास में क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लो, ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व कर लो पहले। क्या है? 9 पंजे 45, तो ये बनेगा आपका 9 + 5 - 8। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे गुणा -4 है, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे जी, ठीक है। अब -8 को -4 से गुणा करेंगे, -8 को -4 से गुणा करेंगे तो ये आपका प्लस का कितना बन जाएगा? 32 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 9 और 5 14, यहाँ पर 14 प्लस का है। बस इसको भी जोड़ दो आगे, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है? क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। इसकी भी स्टेटमेंट लंबी है जी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। और देखिएगा इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारी क्लास का इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, अब ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा? देखिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं 21 दिन में। सी की मदद से वे 14 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसे 14 दिन में कर देते हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमें टोटल वर्क मालूम होगा। इनका एलसीएम कितना है? 42 हो गया, 21 दूनी 42 और 14 तिया 42। अब ये 2 और 3 क्या है? ये 2 ए और बी के कार्य करने की क्षमता है, ये 3 क्या है? तीनों के कार्य करने की क्षमता है। हमको बताना है सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता निकाल लो काम करने की। इन 3 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो सी के कार्य करने की क्षमता आ गई 1। टोटल काम कितना है? 42 यूनिट। सी 1 की कैपेसिटी से करेगा तो सी उसको 42 दिन में पूरा कर देगा काम को अकेला। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़िएंगे, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आपके सामने है, इसका आंसर दे दो। अगर कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन ये वाला आपका गलत हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से करना है। प्रश्न पढ़िए, करुणा 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है, वह 2 घंटे 15 मिनट में पुस्तक का कितना हिस्सा पढ़ लेगी? अब ये घंटे दे रखे हैं आपको, 2 घंटे 15 मिनट दे रखे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। हम क्या करते हैं, सभी को मिनटों में बदल लेते हैं। देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो करुणा 60 मिनट में किसी पुस्तक का 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है। इतना क्लियर है? 2 घंटे 15 मिनट में कितना पढ़ेगी? तो 2 घंटे 15 मिनट को भी मिनट में बदल लो। 2 घंटे में 120 मिनट, 15 मिनट और हैं, 135 मिनट हो गए।
तो वो 135 मिनट में कितना हिस्सा पढ़ लेगी, इसको मैंने x मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 135 गुणा 1/4, नीचे आपका कितना बनेगा 60, क्लियर है, और यहाँ पे गुणा x बनेगा। अब इसको सॉल्व करिए जल्दी से, सॉल्व करेंगे। देखिए 12 से करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 से करता हूँ। पहले 5 से करेंगे तो यहाँ पे नीचे 12 आ जाएगा, और 5 से करेंगे 5 एकम 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब देखिए 3 चौके 12, 3 नमे 27, तो ये क्या बन गया आपका 9/16 आपका राइट आंसर रहेगा। कहाँ पे? ऑप्शन सी में आपका करेक्ट आंसर है जी। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं, और रीजनिंग भी आपको कंप्लीट लगा देनी है। देखिए इस प्रश्न में करना कुछ भी नहीं है आपको, कि 65 गुणा 65 ये हैं, तो 6.5 गुणा 6.5 का मान बता दो। हमेशा आपको बताया है, पहले तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, यही आंसर में भी आपके रहेगा, क्योंकि यहाँ 65 गुणा 65 है, यहाँ भी 65 गुणा 65 है, बस बीच में पॉइंट लगाया है। अब मैंने आपको क्या समझाया है, गुणा मत करके देखो, कि जब भी बीच में गुणा का साइन है और पॉइंटों में गुणा हो रही है, तो इन पॉइंटों को जोड़ लो। यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ठीक है ना, एक डिजिट के 5 पॉइंट है, यहाँ पर भी एक डिजिट के 5 पॉइंट है, टोटल कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। यानी कि जो भी आपका आंसर होगा उसमें 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट लगा होगा, और ये दिखाई दे रहा है सिर्फ ऑप्शन बी में, 2 डिजिट छोड़ के ऑप्शन बी में ही पॉइंट है। यहाँ पे ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर है। हो गया क्लियर? आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ये आपकी विश है। तो यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट है। सेक्शन डी आपका रीजनिंग का है, लास्ट के 5 प्रश्न। चलिए फाइनल शॉट मारिए, जल्दी से शूट करिए जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका आंसर बताइए कौन सा लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? देखिए 3 और 1 4, यहाँ पे कितने गैप है? 3 का गैप है। यहाँ पे करता हूँ, देखिए पहले 1 का गैप है, फिर यहाँ पे 3 का गैप है, फिर 7 और 5 12, 5 का गैप है, 12 और 7 19, 7 का गैप है, 19 और 9 कितने हो गए? 18, 28। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या है? विषम संख्याओं का अंतर चल रहा है। 1 3 5 7 9, आगे आएगा 11, तो 28 में आपको 11 जोड़ देना है, और यहाँ पे 39 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 39। 47 नंबर क्वेश्चन देख लो सामने, इसमें भी बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। गैप देख लो, पहले गैप से कर लो। यहाँ पे कितने गैप है? 70 का गैप है जी, क्लियर। यहाँ पे देख लो कितने गैप है? 210 में से अगर मैं 90 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आपका 0 बनेगा, 11 में से 9 गए, आपका कितना बनेगा? 2 बनेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 120 का गैप हो गया। आगे देख लो 210 और 380 में कितने का गैप हो रहा है? 380 में से 210 को माइनस करेंगे तो ये आपका 170 का गैप बनता है। अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? इनके बीच में ऑलरेडी 50-50 का गैप है, यहाँ पे 50 का गैप है, यहाँ पर भी 50 का गैप है, आगे भी 50 का गैप करेंगे तो कितना बनेगा आपका? यहाँ पे 220 बनेगा, 170 और 50 220। तो 380 में आगे आपको क्या जोड़ना है? 220 जोड़ना है, तो ये वाली संख्या आ जाएगी। 380 में 220 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 बनेगा, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 3 4 और 2 6, 600। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, सभी ने मेरे से पहले आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 सामने देख लो जल्दी से, असंगत का चयन करें, दे दो आंसर। अगर आपने सीरीज को ध्यान से देखा है तो ये क्या है? अपोजिट लेटर की सीरीज है। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एफ का यू, जी का टी। अब यहाँ पे ऑप्शन डी देख लो, यू का अपोजिट एफ होता है,
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, असंगत का चयन करें। एक और आपके सामने असंगत दिया है, माफ करिएगा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में ऐड नहीं कर पाया। सिंपल सा है, तो पणजी, सूरत, पटना, मुंबई। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी। देखिए, पणजी गोवा की कैपिटल है, पटना बिहार की कैपिटल है, और मुंबई जो है यह है महाराष्ट्र की कैपिटल है। जबकि सूरत क्या है, गुजरात का एक शहर है। गुजरात की कैपिटल तो गांधीनगर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी असंगत है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, आज का लास्ट क्वेश्चन। आंसर दे दो इसका, इसके बाद आपकी छुट्टी है। सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इन 50 प्रश्नों में स्कोर कितना हुआ है, आपको सेशन कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। पहले देखिए, PQRS बोल रखा है HIJK, इसको ध्यान से समझिए। ये भी क्या है, आपका अपोजिट लेटर की सीरीज है। P का अपोजिट K है, S का अपोजिट H है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना। Q का अपोजिट J है, R का अपोजिट I है। ऐसे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है चारों। ऐसे ही आपका क्या है, X Y Z A, इसका बताना है क्या बनेगा। A का अपोजिट Z, X का अपोजिट C, Y का अपोजिट B है, Z का अपोजिट A है। ZABC ऑप्शन ए में अवेलेबल है भाई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है सभी को। तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर संडे स्पेशल। बताइएगा इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है, आपको सेशन कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। स्कोर सभी को सेक्शन वाइज करना है। सेक्शन ए में आपका कितना स्कोर हुआ है, सेक्शन बी में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और लास्ट में आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी लगा देनी है, ताकि आपको पता लगे आपने रॉन्ग कितने किए हैं और आपको उसकी पनिशमेंट कितनी मिली है। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है तो ई बुक को जल्दी से लीजिएगा, स्क्रीन पर सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही है। चलिए, हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।